हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं सत्येंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक फिजिक्स की धमाकेदार क्लास लेकर। जी हाँ, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आर्ट यादव में। मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आज आपके लिए हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। जी हाँ, पहले भी हम फिजिक्स की वीडियो अपलोड करा चुके हैं, तो कुछ कारणवश हमने बीच में शायद 10-12 दिन हो गए आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई है। तो चलिए साथियों, आप परेशान ना हो, आपको हर प्रकार की वीडियो पूरी फिजिक्स की जो टोटल मेथड्स है वो सब की सब पढ़ाई जाएगी। आज से आपको रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो जी हाँ साथियों, अगर इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच चुकी होंगी। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। आज जो हम टॉपिक आपको क्लियर कराने वाले हैं उस अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या क्लियर हो जाएगा आज? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे। किसको समझेंगे? गुरुत्वाकर्षण को समझना है। किसको समझना है? गुरुत्वाकर्षण को। अंग्रेजी भाषा में जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशन। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण को समझना है। एक एक चीज़ ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। गुरुत्वाकर्षण को हम पढ़ाएंगे। इसके जरूरी जो आपके एग्जाम में आने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबको हम तैयार कराएंगे। आप सभी लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों की एग्ज़ाम होगी। बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम होगी, बहुत जल्दी आवेदन आएंगे आपके सैफई पैरा मेडिकल हो या फिर अन्य किसी संस्थान के लिए वैकेंसी अब निकलने वाली हैं। अगस्त सितंबर में धमाकेदार वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को तैयारी करना, तो तैयारी आप अभी से जारी रखिए। आज हम गुरुत्वाकर्षण की बात करने के लिए जाते हैं। किसकी बात करेंगे? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण को ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट हेडिंग यही है हमारी, गुरुत्वाकर्षण को आपको समझना है। किसको समझना है? गुरुत्वाकर्षण को समझना है। गुरुत्वाकर्षण को समझना है, ध्यान से समझना गुरुत्वाकर्षण को। आपको हम क्या काम, कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताने के लिए जा रहे हैं, जैसे टॉलमी, वे हैं आर्यभट्ट, टॉलमी, आर्यभट्ट, गैलीलियो। टॉलमी, आर्यभट्ट, गैलीलियो, ध्यान से समझता है। टाइको ब्राहे और साइंटिस्टों के नाम बताते हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है न्यूटन साहब का। किसका नंबर आ जाता है? न्यूटन साहब का। ध्यान से समझना। टॉलमी, आर्यभट्ट, गैलीलियो, टाइको ब्राहे और न्यूटन साहब, इनको जरूरी जानना है आपको। क्या जानना है इसके बारे में? जो टॉलमी जो थे, टॉलमी ने क्या काम किया था? टॉलमी ने सबसे पहले ये बताया था, टॉलमी ने ये बता दिया था सबसे पहले कि प्रत्येक ग्रह तथा सूर्य, ये हमारी सेंटर में पृथ्वी होती है और पृथ्वी के चारों ओर ये घूमते हैं। प्रत्येक ग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा सूर्य भी इस पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, ये सब के बेस में, सेंटर में कौन होती है? पृथ्वी होती है। और ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बातें लिखी थी। सबसे पहले इन्होंने ब्रह्मांड को देखा, जाना, उसके बाद ये चीज़ इन्होंने बताई। अब ये सही है या फिर गलत है, इस बात का अभी आकलन नहीं हुआ। इन्होंने जो कहा था वो यही कहा था कि प्रत्येक ग्रह और सूर्य ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं। फिर नंबर आया आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने क्या काम किया? ये भी एक भौतिक शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे। तो आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्ट ने भी इनकी बात से सहमति जता दी। आर्यभट्ट भी इनकी बात से सहमत हो गए। आर्यभट्ट भी इनकी बात से सहमत हो गए। उसके बाद नंबर आया गैलीलियो का। गैलीलियो ने क्या काम किया? गैलीलियो ने बहुत ही बारीकी से हर एक ग्रह, नक्षत्र, इन सबको ध्यान से पढ़ा और समझा। उसके बाद गैलीलियो साहब ने ये निष्कर्ष निकाला। गैलीलियो साहब ने क्या निष्कर्ष निकाला? ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक ग्रह के केंद्र में सूर्य होता है और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता था। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला
गैलीलियो साहब ने जो निष्कर्ष निकाला वो बिल्कुल ही ठीक था। लेकिन ये जो दोनों लोग थे, इन दोनों लोगों की, जैसे कि टॉलमी और आर्यभट्ट, इन दोनों लोगों की बातों से ये पहले बता चुके थे कि सेंटर में पृथ्वी होती थी और आर्यभट्ट साहब इसकी बात से सहमत थे। दूसरी ओर बात चली थी कि सूर्य, और गैलीलियो साहब ने कहा था कि केंद्र में सूर्य होता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो ध्यान रखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों में मतभेद हुआ, तो इनके हिसाब से इनके जो सिद्धांत थे फिर वो गलत सिद्ध हो रहे थे। तो इसलिए गैलीलियो साहब की जो थी आवाज़, उस आवाज़ को दबा दिया गया। गैलीलियो साहब की जो आवाज़ थी उसको दबा दिया। गैलीलियो साहब ने एक बात और सिद्ध की थी। क्या सिद्ध की थी? कि कोई भी वस्तु अगर घूमती है, मान लीजिएगा कि ये कोई वस्तु है, ये अगर घूमती है तो घूमने पर क्यों घूमती है, ये सीधी क्यों नहीं जाती है, सरल रेखा में क्यों नहीं जाती है, घूम क्यों जाती है। तो उन्होंने कहा था कि जरूर इस वस्तु के घूमने में अंदर एक केंद्र होगा, केंद्र की ओर जरूर कोई बल लग रहा होगा, इस बल के कारण ही प्रत्येक वस्तु घूमती है, अन्यथा वो सीधी गति कर सकती है। ये कहा था, गैलीलियो साहब ने सिद्ध कर दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग भी देखते हो कि आप लोगों ने जैसे एक धागा लिया, धागे में क्या बांधा, एक पत्थर बांधा, धागे में एक पत्थर बांधा और पत्थर को आपने ऐसे घुमाया, पत्थर को घुमाया, गोल गोल घूम रहा है, तो वो किधर बल लग रहा होगा, इधर। जैसे कोई वस्तु इधर जा रही थी ऐसे, और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इधर ये मुड़ गई, फिर इधर जाना शुरू किया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इधर मुड़ गई, इधर जाना शुरू किया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इधर मुड़ गई। तो कोई चीज़ अगर एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है तो जरूर उसके केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा, जिस बल को कहा जाता है अवकेंद्र बल। क्या कहा जाता है? अवकेंद्र बल। तो गैलीलियो साहब ने ये बात पूरी बता दी थी, गैलीलियो साहब ने ये बात पूरी बता दी थी। लेकिन हुआ क्या, गैलीलियो साहब अपनी बात को स्पष्ट नहीं, क्योंकि इन लोगों के जो सिद्धांत, इन्होंने जो चीज़ें बताई थी उससे उनका थोड़ा हटके था, अलग था, हम कह सकते ठीक विपरीत में था। तो गैलीलियो साहब इन लोगों से डरते थे, उन्होंने अपनी आवाज़ को दबा दी। इसके लिए इनको पनिशमेंट भी किया गया गैलीलियो साहब को। तो ये डर कर इन्होंने अपनी बात को दबा दी। फिर क्या काम हुआ, टाइको ब्राहे का नंबर आया। टाइको ब्राहे ने गैलीलियो की जो चीज़ें थी उन चीज़ों को ध्यान से समझा, बारीकी से समझा, और बहुत अल्पकाल के लिए ये जीवित रहे, मात्र 62 वर्ष। कितने वर्ष? मात्र 62 वर्ष की आयु में ही क्या हुआ, ये सब के सब रिकॉर्ड जो डाटा था उसको लिख कर चले गए। क्या कर चले गए? उसको लिख कर चले गए, उसको लिख कर चले गए। तो ये टोटल का टोटल डाटा लिख कर चले गए। अब समझना, जैसे कि यहाँ केंद्र में है सूर्य और ये कोई ग्रह है, ये ग्रह सूर्य के आसपास घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य इसको खींच रहा होगा। जब ये ग्रह यहाँ आता है तो सूर्य इधर खींचता है, जब ये ग्रह यहाँ आता है तो सूर्य इधर खींचता है। क्योंकि कोई चीज़ किसी वस्तु के आसपास चक्कर लगाती है, कब लगाती है? जब उस वस्तु केंद्र अर्थात केंद्र की ओर कोई बल लगता है, तभी तो चक्कर लगाती है। तो यहाँ से देखिएगा, सूर्य इसके केंद्र में तो गैलीलियो साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके थे, और हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जो नींव थी वो गैलीलियो साहब ने डाल दी थी। किसने डाल दी थी? गैलीलियो साहब ने पूरी की पूरी नींव को समझा दिया था। बाद में देखिएगा तो गैलीलियो साहब के इसी बात से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं, जिसके कारण सूर्य के आसपास सभी के सभी ग्रह घूमते हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। टाइको ब्राहे ने इनकी बातों को ध्यान से समझा पड़ा, और 62 वर्ष की अल्प आयु में भी इनका निधन हो गया था। उसके बाद ये सभी को लिख कर चले गए थे, रिकॉर्ड करके चले गए थे पूरी चीज़ें, और रिकॉर्ड करने के बाद ये लोगों के सामने बता नहीं पाए थे, पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो इसलिए इनकी बातों को भी, इनका कहीं नाम नहीं आता फिजिक्स में, क्योंकि इन्होंने लिखने का केवल काम किया है। उसके बाद न्यूटन साहब का नंबर आया। ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब। न्यूटन साहब का जो नंबर आया, तो न्यूटन साहब ने क्या काम किया? न्यूटन साहब ने ढूंढने की कोशिश की, और क्या ढूंढा? जो टाइको ब्राहे चीज़ें रिकॉर्ड करके गए थे, जो चीज़ें लिख कर गए थे टाइको ब्राहे, उन चीज़ों को उन्होंने जाना और समझा। तो उन चीज़ों को उन्होंने जाना, तो देखिएगा, तो टाइको ब्राहे जो चीज़ें लिख कर गए थे
उन चीज़ों को ढूंढा जाकर किसने, न्यूटन साहब ने। न्यूटन साहब ने उन चीज़ों को बारीकता से ढूंढा, उन चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद वहाँ से गहन अध्ययन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, एक सिद्धांत दे पाया, जिस सिद्धांत को जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नाम से। ऐसा नहीं है आजकल किताबों में मिल रहा है, आजकल जो किताबों मिल रही उनमें कि न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से सेब टूटा तो उन्होंने जाना कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ऐसी बातें कुछ लिखी हुई मिलती हैं आप लोगों को, और आप लोग भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर भौतिकी जो हम कह सकते हैं चिरसम्मत भौतिकी है, उसको उठाकर देखिएगा, उसमें ये सारी की सारी बातें आपको लिखी हुई मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। क्या न्यूटन साहब ने उस उम्र से पहले कभी कोई चीज़ नीचे गिरती हुई नहीं देखी थी? तब उनके दिमाग में कोई बात नहीं आई थी, तब भी तो आ सकती थी कोई बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो सिर्फ बनाने, एक कहानी के रूप में बनाने के लिए कह दिया गया। लेकिन टाइको ब्राहे जो रिकॉर्ड करके गए थे, उनकी बातों के, उनके लिखित जो साक्ष्य थे वो न्यूटन साहब को मिल गए थे। किसको मिल गए थे? न्यूटन साहब को मिल गए थे। जब उनको लिखित साक्ष्य वहाँ मिल गए तो वो तो लिखित साक्ष्य उन्होंने समझे, उससे ज़्यादा खोजने की उन्हें कोशिश भी नहीं की, आगे खोजने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि टाइको ब्राहे साहब खोज कर और लिख कर चले गए थे। तो वहाँ से आगे का काम बढ़ाने का वहाँ से आगे जो काम बढ़ाने की कोशिश की है वो न्यूटन साहब ने की है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब आया और फिर जाके वो सेब से पता चला कि गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब जाकर न्यूटन साहब ने ये, क्योंकि ये लोग तो जा चुके थे, तब न्यूटन साहब ने ये बात समझी कि ये क्या लिख कर गए और इसका क्या मतलब है। उस समय न्यूटन साहब ने कुछ सिद्धांत दिए और उन सिद्धांत के माध्यम से समझाया, क्या समझाया कि गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। ध्यान से समझते चलना है, गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। तो बारीकी से उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हम पृथ्वी की सतह के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर देखा छोड़ी तो वो नीचे की ओर गई। इस चीज़ के पास क्या है? तो आंसर है इसके पास एक चीज़ है मास। दूसरी जगह ले गए, वहाँ जाके छोड़ी तो वहाँ भी ज़मीन पर जाके गिरी, तो इसका मतलब ये चीज़ तो दूसरी थी, उसके पास भी मास था। तो हम पृथ्वी के किसी भी कोने में ले जाकर देखते थे तो हमको ये पता चलता था कि इस वस्तु को, किसी भी वस्तु को अगर हम छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी की ओर ही जाती है। और दोनों चीज़ों में क्या एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़, क्योंकि लोकेशन तो हम जगह जगह बदल रहे हैं, एक चीज़ जो कॉमन थी वो थी मास। वस्तु का मास प्लस पृथ्वी का मास, ये दोनों का दोनों सेम था। तो ध्यान रखें। तो इसी के आधार पर न्यूटन साहब ने एक सिद्धांत बनाया, जिस सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नाम से जाना गया है। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत ये कहता है, संसार की कोई दो वस्तुएं, संसार की कोई भी दो वस्तुएं, संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, जिनके पास द्रव्यमान हो, संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, वो एक दूसरे को एक असंपर्क बल, कैसा बल है? असंपर्क बल। असंपर्क बल को दूसरी भाषा में क्षेत्रीय बल भी कहा जाता है, क्षेत्रीय बल भी कहा जाता है। हमने बल पढ़ाए थे तब आपको बताया था, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल तब काम करता है कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्टों को आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बनाना पड़ता है, और जो बल दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बल बिना कांटेक्ट के लगता है उस बल को नाम मिल जाता है असंपर्क बल, या इसको क्षेत्रीय बल। ऐसे बल क्षेत्र बनाते हैं। ऐसे बल कौन बनाता है? क्षेत्र बनाते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र बनाता है वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र जो बना है वो गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है। तो यह एक असंपर्क बल, क्या लगा? संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, वे एक दूसरे को एक असंपर्क बल, क्षेत्रीय बल के द्वारा आकर्षित करती हैं, के द्वारा आकर्षित करती हैं, के द्वारा आकर्षित करती हैं। इस असंपर्क बल को, इस असंपर्क बल को, इस असंपर्क बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं?
इस असंपर्क बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस असंपर्क बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और यह घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही होंगी। संसार की कोई भी दो वस्तुएं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यही बताता है हमको कि संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है, नेसेसरी कंडीशन देखिए क्या, जिनके पास द्रव्यमान हो, वो एक दूसरे को एक असंपर्क बल के द्वारा आकर्षित करती हैं। इस असंपर्क बल को ही नाम मिल जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये पूरी घटना को नाम मिल जाता है गुरुत्वाकर्षण। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण की ये छोटी सी परिभाषा रही है, आपको समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ से। तो ध्यान से समझते रहना, गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है? संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, हम बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि क्लियर समझ में आए। संसार की कोई भी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, वो एक दूसरे को एक असंपर्क बल के द्वारा, कैसे बल के द्वारा? एक असंपर्क बल के द्वारा, असंपर्क बल को दूसरा नाम मिल जाता है क्षेत्रीय बल, क्षेत्रीय बल के द्वारा आकर्षित करती हैं, और इस असंपर्क बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी घटना गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है ये? और ये पूरी घटना कहलाती है गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो? किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, ऊपर की ओर फेंकने पर, किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने पर वह पुनः वापस आ जाता है, पुनः वापस लौट आता है, वह पुनः वापस लौट आता है। ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है। किसी भी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकिएगा और फेंकने के बाद आप जब वो नीचे आएगा तो आप देखोगे कि ये पुनः वापस लौट आता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हुआ। चलो, इस सिद्धांत को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें पढ़ने के लिए। तो अभी आपने समझा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल को। किसको समझा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल को। अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे गुरुत्व बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल क्या होता है। ध्यान से समझना है इसको। गुरुत्व बल को समझने की कोशिश करना। गुरुत्व बल क्या होता है? तो गुरुत्व बल भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हमने कहा ना कि संसार की कोई भी दो वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं। तो ध्यान रखें, गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच लगता है, ये कम से कम दो वस्तुओं के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्षेत्रीय बल है। तो गुरुत्व बल की बात करते हैं। तो आगे देखो, गुरुत्व बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में थोड़ा सा अंतर है। तो ये बल में हम कह सकते हैं कोई अंतर नहीं है। तो अंतर किस में है? अर्थात वस्तुओं के बीच का अंतर है। कैसा वस्तुओं के बीच का अंतर है? ध्यान से समझना। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाली दोनों वस्तुओं में से, गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाली दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु यदि पृथ्वी है, एक वस्तु पृथ्वी है, तो इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। तो चीजें यहीं से क्लियर हो गई होंगी। गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाली दोनों वस्तुओं में, कोई दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगाएंगी। अब उन दोनों वस्तुओं में से मान लीजिएगा कि एक वस्तु तो ये है और दूसरी वस्तु किसको मान लिया जाए कि दूसरी वस्तु जो है वो पृथ्वी है। दूसरी वस्तु कौन है? हमारी पृथ्वी है। दूसरी वस्तु अगर पृथ्वी है तो हम कह सकते हैं तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल को जो है नाम मिल जाता है गुरुत्व बल। क्या नाम मिल जाता है? इस गुरुत्वाकर्षण बल को नाम मिल जाता है गुरुत्व बल। तो ध्यान से समझते चलना है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं
न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको फॉर्मूला मिलेगा, यहीं से आपको फॉर्मूला मिलेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता तो है लेकिन कितना होता है। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ध्यान से समझते हुए चलना है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? तो न्यूटन साहब ने, हमने कहा था कि टाइको ब्राहे जो रिकॉर्ड करके गए थे, उन सारी चीज़ों को देखा था, जाना था, समझा था। उसके बाद उन्होंने एक नियम बनाया था, क्योंकि टाइको ब्राहे साहब पूरा नियम नहीं बना पाते। उन्होंने क्या काम किया था, वो सबसे पहले चीज़ों को देखते थे, उनका परिकलन करते थे, निष्कर्ष निकालते थे, और उन निष्कर्षों को क्या अपनी डायरी में नोट करते हुए चले जाते थे। तो हुआ क्या, जब वो अपनी डायरी में नोट करते रहे, नोट करते करते क्या, उनकी उम्र रही 62 वर्ष की ही, और उसी अवस्था में वो चल बसे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है, वो अब सिद्धांत लिखकर अपने पास ही रख कर गए। उन्होंने कोई सिद्धांत दिया नहीं है, चीज़ों को समझा था। टाइको ब्राहे किससे प्रभावित थे? तो वो गैलीलियो से प्रभावित थे। तो 1 2 3 4 इन्होंने ऐसे चीज़ें अपने डायरी में नोट कर ली। बाद में जाके उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ये चीज़ें किसको मिल गई? ये चीज़ें जो मिली हैं वो न्यूटन साहब को मिल गई। न्यूटन साहब को अब चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि टाइको ब्राहे साहब छोड़ कर गए थे, लिख कर गए थे। तो वो चीज़ें उन्होंने वहाँ तक देखी, और उसके बाद जो उनका अधूरा काम था वो पूरा करने का प्रयास किया है। किसने? न्यूटन साहब ने। तो सर आइजैक न्यूटन ने उस काम को पूरा करने का प्रयास किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब आया तो उनके पास गिरा तो उन्होंने उसे खाया नहीं, क्या काम किया, उसमें जानने लगे कि ये नीचे क्यों आया, टूट कर ऊपर क्यों नहीं गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिस्ट ऐसा कुछ नहीं सोचते। तो ध्यान से समझें, चीज़ों को बड़ा बारीकी से समझते हैं। तो न्यूटन साहब ने फिर ये नियम दे दिया। क्या नियम दे दिया? तो ये नियम दिया था न्यूटन साहब ने, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। निम्न दो बातों पर डिपेंड करता है। निम्न दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी हैं वे दो बातें? कौन कौन सी हैं दो बातें? पहली बात तो ये रहा कि यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहला नियम यही रहता कि यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो दो वस्तुओं के बीच लगता है, उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है, तो ये कितना होता है? तो पहली बात में न्यूटन साहब ने ये बताया था कि ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के। मान लीजिएगा दो वस्तुएं थी, पहली वस्तु का द्रव्यमान m था, 1 था, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान था m2। अर्थात मान सकते हैं कि ये वस्तु है m1 और ये वस्तु है m2। ये दो वस्तुएं थी, दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, मान ली हमने यहाँ r दूरी है। तो ये बल कितना होगा? तो न्यूटन साहब ने पहली बात ये बताई कि ये जो बल होता है दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने क्या बताया था? पॉइंट नंबर 2 न्यूटन साहब ने ये बताया कि यह बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो दूसरी बात ये बता दी कि केवल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग। अब देखिए दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर। इसका वर्ग करेंगे, बीच की दूरी और बीच की दूरी के वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर। अब इसका समानुपाती की जगह उल्टा समानुपाती अर्थात व्युत्क्रमानुपाती करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r²। क्या हो जाएगा, 1/r²। तो हम कह सकते थे कि एफ समानुपाती 1/r²। एफ समानुपाती 1/r²। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो इसके समानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए तो सूत्र बन के निकलता है। क्या निकलता है, एक सूत्र बन के निकलता है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त दोनों नियमों को मिलाने पर जब दोनों नियमों को मिला दिया जाएगा तो F समानुपाती हो जाएगा m1 m2/r²। ये चीज आई है यहाँ पर। अब हमें देखो न्यूमेरिकल निकालने हैं। न्यूमेरिकल जब हमें निकालने हैं तो हम क्या काम करेंगे, जब न्यूमेरिकल हमें हल करना होता है तो हमको बराबर वाला समीकरण चाहिए होता है। तो यहाँ पर बराबर वाला समीकरण और ये समानुपाती नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम कैपिटल जी कहेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाएगा। तो यही सूत्र बन गया F बराबर कैपिटल जी m1 m2/r²। इतने न्यूटन का फोर्स लगता है, इतने न्यूटन का फोर्स लगता है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल जी क्या है, जहाँ कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। यहाँ पर कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। और इसका मान भी लिख लो। इसका मान क्या होता है, इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ध्यान रखिए। और ये मान कहाँ से निकल के आया, ये सारी की सारी बातें कल यहाँ से आगे की ओर। इसका मात्रक देखो, चूंकि फोर्स है तो बल का मात्रक हम आपको बता चुके न्यूटन होता है, तो इसलिए फोर्स का मात्रक ही है। तो आज हम क्या काम करते हैं, यहीं तक की बातें पढ़ना, आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर कर लेना। इससे आगे की जो बातें हम कल के टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्या काम करिए, अपनी बुक्स जो हैं उनसे भी पढ़ते रहिए, यहाँ पर हम जो पढ़ाएंगे उनके भी नोट्स बनाते रहिए, बेहतर तैयारी करते रहिए। और साथ ही साथ स्वस्थ रहें, घर पर रहें, हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए बायोलॉजी विद आरती यादव। जय हिंद, धन्यवाद।